नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का जो अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र है जो कि समान अध्ययन का पूर्वावलोकन है और ये 8 खंडों में ये चतुर्थ खंड है और ये चतुर्थ खंड जो है दोस्तों वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है, जिसमें कि वर्ष 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है और इसके साथ साथ में यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा समान अध्ययन का भी प्रश्न पत्र को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, इस पुस्तक का अभी तक हम लोगों ने अध्यायवार विभाजित करके अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात एक एक अध्ययन करके एक एक अध्याय का अध्ययन हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। और बात करें दोस्तों इसके विषय सूची के बारे में, तो अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर देखें तो इसके 38 अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 38 अध्याय जो कि संविधान संशोधन से था उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं राज्य भाषा के बारे में, अर्थात राज्य भाषा से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप लोग देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 39वें नंबर अध्याय जो कि राज्य भाषा से संबंधित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर। इस तरीके से देखते हैं दोस्तों राज्य भाषा के बारे में। सबसे पहले इसके नोट्स को देखें। सेशन शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से कह दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने पीछे के अध्याय को, पीछे के वीडियो को आप लोग नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपने अध्याय की ओर और बात करते हैं राज्य भाषा के नोट्स के बारे में, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 में राजभाषा संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राज्य भाषा हिंदी और जो लिपि जो है वो देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप जो है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य भाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। दोस्तों, प्रथम राजकीय भाषा की बात करें तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था और अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन का भी प्रावधान है। उसके बाद में इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। और अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा संबंधित उपबंध है। उसके बाद में अनुच्छेद 346 को देखें तो अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच में पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। इसके बाद अगले अनुच्छेद को देखें तो दोस्तों अनुच्छेद 347 कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। दोस्तों, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई, अर्थात हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ही। तदनुसार 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद 348 को देखें तो इसके तहत, अर्थात अनुच्छेद 348 के तहत ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, उसके बाद में विधेयकों आदि में प्रयोग होने जाने वाली भाषा संबंधित उपबंध है। दोस्तों, अनुच्छेद 348(1) का उपखंड क की बात करें तो इसके तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में ही होगी। इसके बाद में अनुच्छेद 350 क की बात करें तो इसके तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान उल्लिखित है। दोस्तों, अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का उपबंध है। इसके बाद यदि बात करें हम लोग अनुच्छेद 351 के बारे में तो 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश करता है और भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद में संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, अर्थात संविधान की जब शुरुआत हुई थी शुरू में ही संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाओं को ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, और उसके बाद में जब 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में तो उसके द्वारा कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 8वीं सूची में जोड़ दिया गया।
इसके बाद में जब 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी में हुआ, वो 7 जनवरी 2004 ईस्वी से ये प्रभावी हुआ और इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। उसके बाद में फिर हुआ दोस्तों 96वां संविधान संशोधन, और जब 96वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2011 ईस्वी में, तो उसके द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा को जोड़ा गया और उसका नाम बदल करके उड़िया से ओडिया कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से बात करें तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर अब भाषाओं की संख्या जो है वो 22 हो चुकी है। और भारतीय शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, जो कि बलूचिस्तान की भाषा है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ तक हम लोग जानकारी प्राप्त किए राजभाषा के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न कोश को, अर्थात इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उसके बारे में भी अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? वह है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 345 और इसी के तहत ही राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 345। और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखें तो कह रहा है, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत ही राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है और इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस भाषा के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकेगा। इसके बाद में बात करें तो दोस्तों जबकि अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की राजभाषा के संबंध में है और अनुच्छेद 344 की बात करें तो अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति के गठन तथा अनुच्छेद 346 के अंतर्गत 2 राज्यों के बीच में पत्रादि की राजभाषा का उपबंध किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। दोस्तों ये दूसरा नंबर प्रश्न जो है वो इसमें थोड़ा सा कुछ मतों का अभाव हुआ है और कुछ मतों में स्पष्टता नहीं हुई है। फिलहाल हम लोग इसको पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें कि प्रश्न कह क्या रहा है। दोस्तों भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। दोस्तों भारतीय संविधान में भारत की यहाँ पर आधिकारिक भाषा दिया है और यही जो वाक्य खंड है ये थोड़ा सा विवादित है। फिलहाल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीसीएस में कोई भी सेट हो, कोई भी प्रश्न पत्र हो, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछी जाती है। लेकिन दोनों भाषाओं में यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद हुआ है और उसको यहाँ पे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। दोस्तों इसके लिए ही स्टार मार्किंग किया गया है क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है। फिलहाल इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, उपयुक्त प्रश्न को हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूपों में त्वरित अंतर है। उसके बाद में दोस्तों हिंदी रूप में यह प्रश्न पूछा गया, प्रतीत हो रहा है कि भारतीय संविधान की संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के किस बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है। इसके बाद में उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, 344, 346 एवं इसके बाद में 348 का खंड 1 और उपखंड ख के तहत ही संघ की राजभाषा के विषय से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। दूसरी ओर देखें दोस्तों तो प्रश्न के अंग्रेजी रूप में यह प्रश्न पूछा गया, प्रतीत हो रहा है कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किस बहुमत के द्वारा संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन करने के लिए अधिकृत है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो प्रश्न के हिंदी रूप एवं अंग्रेजी रूप में क्रमशः भारत की आधिकारिक भाषा एवं इंग्लिश में पूछा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पदावलियों का प्रयोग किया गया है, जो कि तकनीकी रूप से सही नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है, उसमें संघ की राजभाषा एवं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ये दोनों पदावलियों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में प्रश्न में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक भाषा पदावलियों के प्रयोग से भ्रम पैदा हो रहा है और इस दृष्टि से ही यह प्रश्न जो है यदि गलत नहीं है तो अस्पष्ट तो है ही, अगर प्रश्न गलत नहीं है तो दोस्तों ये अस्पष्ट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसके आगे का निष्कर्ष क्या है। यदि हम उपर्युक्त अस्पष्टता को
प्रश्नोत्तर के लिए नज़रअंदाज करें तो यह प्रतीत होता है कि प्रश्न संघ की राजभाषा से संबंधित है, जैसा कि इस व्याख्या के प्रथम पैराग्राफ में उल्लेखित है। दोस्तों, प्रश्न के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपों में अंतर होने के कारण उत्तर भी अलग अलग होगा। हिंदी रूप के अनुसार विकल्प बी सही हो जाएगा। दोस्तों, विकल्प बी में जो कहा गया था 2/3 बहुमत के द्वारा। उसके बाद में संघ की राज्य भाषा जो है, संघ की राज्य भाषा संबंधित प्रावधानों वाले अनुच्छेद 343, 344, 346 और 348 का खंड 1 और उपखंड ख में संशोधन जो है वो संसद के द्वारा अनुच्छेद 368(2) की अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ही संभव है, अन्यथा नहीं। और ये अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 343, 344, 346 एवं 348 1 ख अनुच्छेद 368 के परंतु से शामिल नहीं है, शासित नहीं है। इसलिए इसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि प्रश्न के अंग्रेजी रूप को स्वीकार किया जाए तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, विकल्प ए में कहा गया था कि अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा, अर्थात भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद जो है वो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी प्रश्न पत्र के अनुसार। फिलहाल अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है संसद को अनुच्छेद 343(3) के अनुसार अनुच्छेद 343(1) का अपवाद सृजित करते हुए संघ की राजभाषा हिंदी के स्थान पर या हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए जारी रखने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। इसके बाद में दोस्तों बात करें अनुच्छेद 343(3) के बारे में, तो इसके तहत ऐसा कानून जो है वो संसद के द्वारा अपने साधारण बहुमत से बनाया जाएगा और संसद ने अपनी इन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी अधिनियमित किया है। और इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1965 ईस्वी से प्रयुक्त होती रहेगी। दोस्तों, संघ के कतिपय शासकीय प्रयोजनों के लिए तो अंग्रेजी इस अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। स्पष्टतः उक्त अधिनियम में कोई भी संशोधन संसद के द्वारा अपने साधारण बहुमत से किया जा सकता है और तदनुसार संघ की राजभाषा में संविधान के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों, प्रश्न के अंग्रेजी रूप में प्रयुक्त प्रोविजंस शब्द और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस शब्द से अनुच्छेद 343(3) के तहत संसद को प्राप्त शक्ति एवं शक्ति के प्रयोग के अधिनियमित राजभाषा अधिनियम का संदर्भ स्पष्ट हो रहा है। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि एक ही प्रश्न के 2 सुभिन्न उत्तर हो सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और फिर देखते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। दोस्तों, संविधान में जो उल्लेखित भाषा के बारे में बात कहा गया है उसमें से सही है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है बोडो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों, अनुच्छेद 343 के अनुसार बात करें तो इसके अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा है। अर्थात हिंदी जो है वो पूरे भारतीय संघ की भाषा है, वो केवल राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसके बाद में अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है और अनुच्छेद 350 क के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। उसके बाद में राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ये भी एक कंडीशंस है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। वो किया गया है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 350 क के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों उसका गठन हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। इसके सॉल्यूशन को देखें, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है 7 जून 1955 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने कि 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया और 1957 ईस्वी में एक संसदीय समिति के द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण भी किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 ईस्वी में जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी दोस्तों संथाली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात कोई भी भाषा यदि भारतीय संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त करना चाहती हो तो उसको 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ही रखा जाता है। और संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को ही राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। उसके बाद में 52वां संविधान संशोधन जब 2003 ईस्वी में हुआ और ये संशोधन जो है वो 7 जनवरी 2004 ईस्वी से प्रभावी भी हो गया और 52वें संविधान संशोधन जो 2003 के तहत ही बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और इससे पहले 1992 ईस्वी में जब 71वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को उसमें दर्जा दी गई 8वीं अनुसूची में। और उसके बाद में जब 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके द्वारा सिंधी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों इस प्रकार बात करें तो अभी तक 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त दिया गया है और वो है दोस्तों असमिया, उसके बाद में बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये दोस्तों 22 भाषाएं हैं जिसको कि 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 1993 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? दोस्तों 1993 ईस्वी की बात करें तो ये जो दोस्तों प्रश्न है वो कुछ त्रुटिपूर्ण विकल्प दिया हुआ है, इसके लिए ही यहाँ पर स्टार मार्किंग की गई है। फिलहाल इस प्रश्न को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है प्रश्नगत सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं और इसके लिए उपयुक्त प्रश्न के व्याख्या को आप देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उसकी संख्या बढ़कर के अब 22 हो गई है? वो किया गया दोस्तों भारतीय संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम और उसी के तहत ही दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा और इसके डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? वो है दोस्तों भोजपुरी। ऑप्शंस के अनुसार भोजपुरी भाषा को अभी तक भी 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है, उसे 8वीं अनुसूची का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में वैधानिक संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? वो जोड़ा गया था दोस्तों सिंधी भाषा और कोंकणी भाषा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही हो जाएंगे और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों वो भाषा है राजस्थानी, जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। और इसके अलावा गुजराती, कश्मीरी और डोगरी ये तीनों जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है 71वें संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? दोस्तों भारतीय संविधान का जब 71वां संशोधन किया गया तब
उसमें 3 भाषाओं को और जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, और वो 3 भाषाएं हैं नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, 13 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। दोस्तों उस भाषा की बात करें जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वो है दोस्तों अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो उपयुक्त ऑप्शन इसमें है ही नहीं, इस प्रकार से इसे स्टार मार्किंग किया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो कि इस संशोधन के बाद अर्थात जब 52वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ उसके बाद से अब भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या जो है वो 22 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है। वह है दोस्तों 22 भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, और इसके सॉल्यूशन को, इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य के द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया है। वो है दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात उत्तराखंड ने ही संस्कृत भाषा को राज्य के द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। और इसके यदि डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 ईस्वी में संस्कृत भाषा को राज्य के द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया है, और इसके कुछ दिनों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृति नगरी भी घोषित किया था। उसके बाद में वर्ष 2019 की बात करें तो 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य के द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 17 नंबर, जो कि कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। वो है दोस्तों बंगाली, अर्थात संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है या जो 22 भाषा शामिल हैं, उन 22 भाषाओं में से सबसे अधिक बोलने वालों की संख्या है दोस्तों बंगाली, अर्थात सबसे अधिक जो है वो बंगाली भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार संविधान के तहत सूचित 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों के द्वारा हिंदी, दूसरे क्रम पर बंगाली और तीसरे क्रम पर बोली जाती है दोस्तों मराठी। जबकि प्रश्न के विकल्प के आधार पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, विकल्प ए अर्थात बंगाली, क्योंकि इस ऑप्शंस में हिंदी है ही नहीं, जो कि सबसे अधिक हिंदी तो बोली जाती है लेकिन विकल्प में हिंदी न होने की वजह से ही दूसरे क्रम पर बंगाली बोली जाती है, तो विकल्प के अनुसार बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है। दोस्तों सही अवरोही क्रम की बात करें तो वो जाएगा सबसे पहले बंगाली, उसके बाद में आएगा दोस्तों मराठी, और इसके बाद स्थान आता है तेलुगु का, और ऑप्शंस के अनुसार सबसे अंत में स्थान प्राप्त करेगा तमिल। अर्थात इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4 और 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि कह रहा है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम इस प्रकार से था। बंगाली 8.11% लोगों के लिए बोला जाता था। उसके बाद में दोस्तों था तेलुगु जो कि 7.19%, और उससे कम बोली जाती थी मराठी 6.99%, उससे कम तमिल 5.91%। लेकिन वर्ष 2011 की जब जनगणना हुई तो उसके अनुरूप बात करें तो उसके अनुसार उपयुक्त भाषाओं का जो अवरोही क्रम है वो इस प्रकार से हो जाता है। बंगाली बोली जाने लगी 8.03%, उसके बाद में मराठी 6.86%, उसके बाद तेलुगु 6.70% और
तमिल की बात करें तो वो 5.70%। इस प्रकार से वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो विकल्प बी ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 19वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितनी है। दोस्तों वैसे भारतीय जो हिंदी बोलते हैं उनकी प्रतिशत की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार इसमें है ही नहीं। फिलहाल हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जिससे क्लियर हो जाएगा। तो 2001 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत जो है वो देश की कुल जनसंख्या का 41.03% था, लेकिन जब 2011 में जनगणना हुई तो उसके अनुसार जो है यह प्रतिशत अर्थात हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत जो है वो 43.63% हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। वह है दोस्तों ब्राहुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राहुई। ब्राहुई की बात करें दोस्तों तो ये जो है वो ब्राहुई ही है जो कि बलूचिस्तान की भाषा है और भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा है जो कि ब्राहुई है और ये भाषा जो है वो बलूचिस्तान की भाषा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 21 नंबर प्रश्न और इस अध्याय का और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करिए। दोस्तों 3 भाषा दिया हुआ है, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु, और तीनों भाषाओं में से बताना है कि किसको या किनको सरकार ने श्रेय या क्लासिकी भाषा के रूप में घोषित किया है। वो भाषा है दोस्तों कन्नड़ और उसके बाद में तेलुगु। ये दोनों भाषा को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। फिलहाल इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु ही भारत सरकार के द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। दोस्तों अब तक भारत सरकार के द्वारा कुल मिलाकर के 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, जिसमें कि तमिल को वर्ष 2004 ईस्वी में, संस्कृत को 2005 ईस्वी में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 ईस्वी में और मलयालम को 2013 ईस्वी में और इसके बाद में उड़िया को वर्ष 2014 ईस्वी में यह दर्जा प्रदान किया गया है, अर्थात शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और सबसे पहले यह दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों तमिल भाषा का। तमिल भाषा को सबसे पहले यह दर्जा मिला था, कब मिला था तो 2004 ईस्वी में। दोस्तों इसके साथ ही आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, अपने सेशन को यहीं पे पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में एक अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।